एक जमाना था जब एचडीएफसी बैंक सबका दुलारा हुआ करता था और वो रिटर्न भी भर भर के दे रहा था। दुलारा तो वो आज भी है, क्योंकि हर दूसरे इंसान जिससे मैं बात करता हूँ वही एचडीएफसी बैंक लेके बैठा है इस उम्मीद में कि ये बैंक फिर से अपने पुराने वैल्यूएशन में ट्रेड करेगा। लेकिन लास्ट के 5 साल में, मतलब कोविड लो से अगर हम कंपेयर करें, तो एचडीएफसी बैंक का शेयर बेयरली डबल हुआ है, जबकि आईसीआईसीआई ऑलमोस्ट 5x हो चुका है। तो क्या है वो रीजंस जिसके वजह से एचडीएफसी को अपना लीडरशिप पोजीशन गंवाना पड़ा? क्या अगले कुछ साल में एचडीएफसी अपना लीडरशिप पोजीशन फिर से रिक्लेम कर सकती है? यही दो चीज हम डिस्कस करेंगे आज के इस इकोनॉमिक टॉक्स के वीडियो में। लेकिन उससे पहले फुल डिस्क्लोजर, दिस इज नॉट अ बाय सेल रिकमेंडेशन, दिस वीडियो इज मेड जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस। देखो, लीडरशिप पोजीशन क्यों गई वो जानने के लिए अपने को एक बैंक को बैंक की तरह समझना पड़ेगा। एक बैंक का कोर बिजनेस क्या होता है कि भाई लोन दो और उसमें से इंटरेस्ट कमाओ। इसीलिए बैंक के जो लोन्स होते हैं उसी को बैंक के एसेट्स बोले जाते हैं, और एसेट्स से जो पैसा आता है दैट इज रिटर्न ऑन एसेट्स। दैट्स व्हाई रिटर्न ऑन एसेट्स और आरओए इज ए की मेट्रिक टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ ए बैंक। आरओए काफी सारी चीजों को अपने अंदर रिफ्लेक्ट करा देता है, इवन एनपीए को भी रिफ्लेक्ट करा देता है। कैसे? क्योंकि जब भी बैंक के लोन बुक का एक सर्टेन पार्ट एनपीए होता है, उसको उसके अगेंस्ट प्रोविजनिंग करने पड़ते हैं, और जो प्रोविजनिंग करना पड़ता है उसको वो पीएनएल स्टेटमेंट में एज एन एक्सपेंस दिखाएगा। तो एक्सपेंस अगर वो दिखाता है प्रोविजनिंग को, तो जो बॉटम लाइन है या फिर जो पैट है वो कम हो गया। पैट कम हो गया, एसेट उसका सेम है, तो मतलब क्या? आरओए कम हो गया, रिटर्न ऑन एसेट्स कम हो गया, राइट। और इसी तरह आरओए नेट इंटरेस्ट मार्जिन को भी अपने अंदर रिफ्लेक्ट कराता है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन मतलब क्या कि देखो, बैंक का कोर काम क्या है? पीछे किसी से उधार लो, पैसा डिपॉजिट लो, और फिर आगे किसी को लोन पे दे दो, और बीच का जो इंटरेस्ट का गैप है वही आपका प्रॉफिट हो गया, राइट, इन अ वे। ये जो इंटरेस्ट का गैप है उसको बैंकिंग टर्म्स में स्प्रेड बोला जाता है, बट आप अभी के लिए निम समझ सकते हो या फिर नेट इंटरेस्ट मार्जिन समझ सकते हो। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में क्या होता है ना कि जो बाकी एक्सपेंसेस है बैंक के, यार बैंक को काफी सारे और खर्चे भी चलाने होते हैं, वो भी इसके अंदर आ जाता है, बट हम आसान भाषा में समझने के लिए उसी को स्प्रेड को निम समझ लेते हैं। तो किसी बैंक का निम ज्यादा है मतलब क्या कि सपोज उसके पास 100 रुपए का एसेट है, उसके ऊपर जो वो इंटरेस्ट कमा रहा है वो ज्यादा है, राइट। तो अगर किसी बैंक का निम ज्यादा होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा होता है, और अगर उसके एसेट क्वालिटी भी हाई होते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि प्रोविजनिंग करना पड़ा एनपीए की वजह से, तब जाके उसके आरओए हाई होगा। अभी आप यहां पे देख सकते हो एचडीएफसी बैंक का ईयर वाइज आरओए। आपको दिखेगा कि एचडीएफसी बैंक हमेशा से अच्छा आरओए मेंटेन कर रहा है, ऑलमोस्ट 1.7 1.8 के आसपास मेंटेन कर रहा है, कभी कभी तो उससे ज्यादा भी मेंटेन कर रहा है। लेकिन जैसे FY24 आया तो एचडीएफसी का आरओए एकदम से नीचे आ गया 1.6 पे, और वहां से वो अभी भी ऑलमोस्ट उसी लेवल पे ही काम कर रहा है। तो ये चीज क्यों हुआ? क्योंकि 1 जुलाई 2023 मतलब FY24 के स्टार्टिंग में एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड का मर्जर हुआ। अब एचडीएफसी लिमिटेड क्या था? वो प्राइमरीली हाउसिंग डेवलपमेंट या फिर हाउसिंग लोन देने वाला लेंडर था। अब हाउसिंग लोन में क्या होता है, क्योंकि वो मॉर्टगेज्ड होता है, मतलब पीछे आपका एक हाउस है जिसके ऊपर आपको लोन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से आपको लोन दिया जा रहा है, तो इस वजह से वहां पे हमेशा ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन छोटा होता है, क्योंकि मॉर्टगेज्ड है और वो भी हाउस, तो ये बहुत ही सिक्योर्ड हो जाता है। और मार्केट में ऐसे लेंडर्स बहुत सारे हैं जो आपको आपके हाउस के अगेंस्ट लोन देने को तैयार है, और क्योंकि वो कंपटीशन हाई है और अच्छे से मॉर्टगेज्ड भी है, इसलिए आपको कम इंटरेस्ट मार्जिन में लोन मिल जाता है। दैट इज वाई एचडीएफसी लिमिटेड का जो निम था वो हमेशा ही कम था। और जब वो मर्ज हुआ एचडीएफसी बैंक से, सो एचडीएफसी बैंक जो कि प्री मर्जर ऑलमोस्ट 4 या फिर 4 से ऊपर का निम मेंटेन किया करता था, उसका निम अब धीरे धीरे कम होते होते आके ऑलमोस्ट 3.4 पे चला गया है। फॉर ऑब्वियस रीजंस, राइट, फॉर मैथमेटिकल रीजंस, क्योंकि एक में इंटरेस्ट मार्जिन भले ही ज्यादा था लेकिन एचडीएफसी में वो कम था, तो एवरेज आउट हो गया। लेकिन वही अगर आप आईसीआईसीआई बैंक को देखते हो, जैसे कि मैंने यहां पे आईसीआईसीआई बैंक का खोला है, ये आईसीआईसीआई बैंक ने कंप्लीट टर्न अराउंड दिखाया। पहले क्या होता था 2016-17 में, आईसीआईसीआई बैंक का रिटर्न्स इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे, आईसीआईसीआई बैंक के आरओए इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। फिर जब संजीव बख्शी जी आए तो उन्होंने बैंक को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कराया, बहुत सारे लॉसेस अपफ्रंट लिए, बैंक पे बहुत सारे नए खर्चे किए, जैसे कि डिजिटलाइजेशन वगैरह, रिटेल बिजनेस पे ज्यादा फोकस किया, और वहां से आप देख सकते हो कि बैंक का क्या टर्न अराउंड हुआ।
बैंक का आरओए जो कि 2019 में ऑलमोस्ट 0.5 तक पहुंच गया था, वो आज के डेट में ग्रेजुअली बढ़ते हुए 2 से ऊपर पहुंच गया है। और सिर्फ आरओई नहीं, अगर आप बैंक का आरओई भी देखते हो तो उसने भी बहुत ग्रेजुअल ग्रोथ दिखाया। बाय द वे, आरओई इंपॉर्टेंट क्यों होता है? आरओई सिर्फ बैंक के केस में नहीं बल्कि किसी भी बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब जो शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है उसमें कितना रिटर्न बन रहा है हर साल। एक बिजनेस का कोर फिलोसफी क्या होता है? उसको अपने शेयर होल्डर के लिए पैसे बनाना है। एक बंदे के पास थोड़ा पैसा था, वो चाहता है कि उस पैसे के ऊपर और पैसा बनाए, राइट? दैट इज द फंडामेंटल ऑफ एनी बिजनेस। नाउ आरओई के केस में भी वही है कि जितने सारे शेयर होल्डर हैं उन्होंने जो पैसा लगाया उस पे हर साल कितना प्रॉफिट आ रहा है। अब बैंक के केस में आरओई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बैंक में काफी बार ये होता है कि जो उसके एसेट क्वालिटी है वो खराब हो जाते हैं, एनपीए ज्यादा निकल आता है, उसके वजह से बैंक को प्रोविजनिंग करनी पड़ती है। अब काफी बार ऐसा होता है कि बैंक के खराब क्वालिटी के लोन्स इतने ज्यादा है कि एडिक्वेट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट वापस ही नहीं आता कि वो प्रोविजनिंग के लिए पैसा साइड में रखे। तो देन अ बैंक इज फोर्स्ड to go to the market and dilute its equity and raise some capital so that it can do this provisioning। जैसा कि हम यहां पे देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के केस में। आईडीएफसी फर्स्ट, ये मैंने आईडीएफसी बैंक खोल लिया। आईडीएफसी का अगर आप आरओई देखते हो तो उसने अच्छा खासा रिकवरी तो दिखाया था लास्ट 2021 में और 2022-23 में, जिसकी वजह से बैंक के आप देखोगे तो स्टॉक प्राइस ने भी उसी को फॉलो किया। लेकिन 2023 के बाद जो कि 9% का आरओई था वो फिर इवेंचुअली डिक्लाइन करने लगा और 2025 तक आते आते ऑलमोस्ट 4 का हो गया। ये डिक्लाइन क्यों करने लगा? अगेन बैंक ने इतने सारे एनपीएस फेस किए कि बैंक को फिर से मार्केट में जाके बहुत ज्यादा पैसा उठाना पड़ा, काफी सारा इक्विटी डाइल्यूट करनी पड़ी। सो बैंक के इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों साइड से हैम्पर हो रहे थे। एक तो लोन अच्छे नहीं जा रहे थे, दूसरा वो अपना इक्विटी डाइल्यूट भी किए जा रहा था। तो इसलिए बैंक के केस में आरओई देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हो सकता है कि बैंक आपको प्रॉफिट दिखाता रहे बट पीछे उसको राइट ऑफ लेने पड़े, जिसके लिए वो अपना शेयर होल्डर के इक्विटी डाइल्यूट करता रहे। अब डाइल्यूट करने पे क्या होगा? सपोज इस बैंक के पास 100 शेयर होल्डर्स थे, ठीक है? सो मतलब एवरी शेयर होल्डर इज, फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज ओनिंग 1% ऑफ दैट टोटल बैंक। अब वो जाता है, जाके अगर इक्विटी डाइल्यूट करता है और 100 और इन्वेस्टर्स को लेके आता है उनको शेयर देके, तो मतलब 200 इन्वेस्टर्स हो गए, राइट? मतलब 0.5% हो गया अब मेरे पास जो मेरा वाला हिस्सा है इस बैंक में। मतलब बैंक अगर प्रॉफिट करता भी है तो उसका मेरे को जो इंपैक्ट आएगा वो पहले से आधा आएगा। सो दिस इज व्हाई आरओई इज फार मोर इंपॉर्टेंट इन बैंक्स देन द नॉर्मल बिजनेस एज वेल। और सेम अगर आप आरओई देखते हो अपने एचडीएफसी बैंक का, लेट मी शो यू दिस, एचडीएफसी बैंक का भी अगर आप आरओई देखते हो तो वो भी थोड़ा सा ग्रेजुअली डिक्लाइन किया है। जबकि आईसीआईसीआई का क्या हुआ था? आईसीआईसीआई का शार्प रिकवरी दिखा रहा था, राइट? सो दोनों बैंक के केस में अब डिफरेंस क्या दिख रहा है आपको? एक खराब बैंक या फिर एक मीडियोकर बैंक जो प्री 2019 प्री 2018 था, आईसीआईसीआई बैंक जो कि एक मीडियोकर बैंक था, उसने वहां से एक टर्न अराउंड किया। तो जो एक मीडियोकर वैल्यूएशन उसको मिल रहा था, आज के डेट में वो प्रीमियम वैल्यूएशन में कन्वर्ट हो गया और बैंक ने अपना ग्रोथ भी अच्छा दिखाया, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा दिखाया, तो ओवरऑल उसको 5x का रिटर्न मिल गया। जबकि एचडीएफसी के केस में उसने प्रॉफिट ग्रोथ तो दिखाया, दैट इज फाइन, लेकिन क्योंकि उसका बिजनेस सुपीरियरिटी, उसके रिटर्न रेशियोज खराब हो गए थोड़े, तो इसलिए उसको उसके जो प्रॉफिट ग्रोथ है उसके टाइप का रिटर्न नहीं मिला। वो सिर्फ 2x हो पाया लास्ट के 5 साल में, 6 साल में, जबकि आईसीआईसीआई 5x हो गया। अब सवाल आता है यार कि आज के डेट में कौन सा बेटर बिजनेस है? आज के डेट में अगर मुझे इन्वेस्ट करना है तो फिर मैं कहां पे इन्वेस्ट करूंगा? बाय द वे, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है ये, मैं खुद ओन नहीं करता दोनों में से कोई भी बैंक, मैं बस आपको अपना व्यू दे रहा हूं। तो पहली चीज यह है, मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक अपना पुराना निम कभी अचीव कर ही नहीं पाएगा फॉर ऑब्वियस रीजंस, क्योंकि बैंक पहले हाउसिंग का लोन दे ही नहीं रही थी ज्यादा और उसी वजह से उसका जो निम था वो हाई था। लेकिन अब क्योंकि मर्जर हो गया, आप उसको एक बहुत लंबा चौड़ा अच्छा खासा बुक कम इंटरेस्ट मार्जिन पे या फिर कम स्प्रेड पे लोन देना पड़ रहा है, तो उसका ओवरऑल जो निम है वो छोटा हो गया। और वो फिर से वापस अगर उसको लेके जाना है तो मतलब एचडीएफसी बैंक को जो हाई यील्डिंग बुक है वहां पे अपना एक्सपोजर बढ़ाना पड़ेगा, से क्रेडिट कार्ड पे ज्यादा ग्रोथ दिखाना पड़ेगा, तभी तो होगा ना। अगर क्रेडिट कार्ड और पर्सनल लोन पे स्प्रेड ज्यादा है और अगर इधर हाउसिंग पे कम है तो फिर दोनों मिलके एवरेज आउट होके 4 चला जाएगा। लेकिन
अगर वो अपने आप का एक्सपोजर बढ़ाता है ऐसे सेगमेंट में जो कि हाई यील्डिंग है, मतलब वहां पे रिस्क ज्यादा है, मतलब वहां पे फिर एनपीए ज्यादा हो सकता है, मतलब जो उसका एनपीए रेशियो पहले से मेंटेन कर रखा था उस पे इंपैक्ट आ सकता है। तो एचडीएफसी एज ए बिजनेस अपने पुराने लेवल पे जाना काफी मुश्किल है। एज ए बिजनेस मैं पुराने लेवल की बात कर रहा हूं, एज ए स्टॉक नहीं। जनरली लोगों का क्या होता है ना, दे थिंक कि एचडीएफसी बैंक जो है वो पहले ट्रेड करता था ऑलमोस्ट 4 या फिर 3.54 के प्राइस टू बुक पे, और आज के डेट में वो 3 या 3 के नीचे सब ट्रेड कर रहा है। सो पीपल थिंक दिस इज चीप। और आईसीआईसीआई बैंक जो कि पहले ऑलमोस्ट 2 या फिर 2 के नीचे था उसका प्राइस टू बुक, आज के डेट में 3.5 पे ट्रेड कर रहा है, तो फिर वो ज्यादा एक्सपेंसिव है, ऐसा जनरली लोग सोच लेते हैं, बिकॉज पीपल लुक एट द हिस्टोरिकल वैल्यूएशन टू जज टुडेज वैल्यूएशन। बट ऐसा नहीं है, राइट? जैसे कि आपको मैंने अभी जैसे बताया कि भाई दोनों जो बिजनेस है वो कंप्लीटली चेंज हो चुके हैं। आईसीआईसीआई बैंक इज नॉट द सेम बिजनेस एज इट वाज इन 2018 2019। उसके तो क्वालिटी ऑफ बुक्स चेंज हो गया है, उसके क्वालिटी ऑफ रिटर्न्स चेंज हो गए, सो ऑब्वियसली उसका जो वैल्यूएशन होगा वो पुराने जैसा होगा ही नहीं। सिमिलरली जो एचडीएफसी बैंक है, अगर उसके रिटर्न रेशियोज पुराने लेवल पे नहीं जाते तो वो डिजर्व ही नहीं करता है कि भाई उस प्राइस टू बुक पे फिर से ट्रेड करे, राइट? तो मेरे हिसाब से तो भाई आज के डेट में दोनों बैंक का जो बिजनेस है उसके हिसाब से जो उनके वैल्यूएशन है वो फेयर वैल्यू ही है। अब सवाल आता है कि अगर मुझे अभी इन्वेस्ट करना हो, अगर मुझे फ्यूचर का कंसिडर करके आज इन्वेस्ट करना हो, तो फिर मुझे क्या लगता है? मुझे बेसिकली 3 चीजें लगते हैं जिसके वजह से आई वुड प्रेफर आईसीआईसीआई ओवर द एचडीएफसी बैंक। पहला है कि आईसीआईसीआई बैंक ने इवन ये जो टफ मार्केट चल रहा है, एक टफ लैंडिंग मार्केट चल रहा है, अभी अगर आप देखते हो तो एग्री के लोन में इशू चल रहा है, एमएफआई के लोन में इशू चल रहा है, अभी रिसेंटली एमएसएमई के लोन में भी इशू दिखने स्टार्ट हो गए हैं। सो द क्रेडिट मार्केट इज वेरी टफ। आवर लोन ग्रोथ, ओवरऑल सिस्टम लोन ग्रोथ इज ग्रोइंग जस्ट बाय 8 और 9%, जो कि बाय डिफॉल्ट अपने इंडिया का 13-14% से ग्रो करता है। तो इस टफ मार्केट में भी जबकि सारे बैंक्स ने अपने एसेट क्वालिटी में इशू रिपोर्ट किए हैं, उनके एनपीएस बढ़े हैं, प्रोविजनिंग्स बढ़े हैं, क्रेडिट कॉस्ट बढ़ा है, आईसीआईसीआई ने अपना जो एसेट क्वालिटी है उसको मेंटेन किया हुआ है सही से। सो अगर आईसीआईसीआई ने यहां पे इस टफ मार्केट में अपने एसेट क्वालिटी को मेंटेन किया हुआ है, मतलब जब मार्केट कंडीशन सही होगी तो आईसीआईसीआई के पास ज्यादा हेडरूम होगा, ज्यादा लेवरेज होगा उस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने के लिए, फास्ट ग्रो करने के लिए। दैट इज नंबर 1। नंबर 2 इज आईसीआईसीआई साइज में ही छोटा है। आईसीआईसीआई का बुक आई थिंक एचडीएफसी के आधा है। सो अगर आपका साइज छोटा है मतलब कि आप ग्रोथ ज्यादा जल्दी दिखा सकते हो, फास्टर ग्रो कर सकते हो। एचडीएफसी थोड़ा स्लो ग्रो कर सकता है। एचडीएफसी का अगर आप लास्ट 3 साल का देखोगे तो सीएजीआर 22% है उसका पैट सीएजीआर, जबकि आईसीआईसीआई का 26% है। वेरी ऑब्वियस एज वेल बिकॉज छोटा है साइज में। तीसरा है की मैन। एक बैंक के केस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसका मैनेजमेंट, क्योंकि जो बंदा सीईओ होता है, एमडी होता है, ही ओनली ड्राइव्स द कल्चर ऑफ दैट बैंक। नाउ जिस बंदे ने आईसीआईसीआई को टर्न अराउंड कराया, मिस्टर संजीव बख्शी, he is still with the bank, although he will turn 70 I think by the end of 2026, so he won't be there for a long time, but at least for now he is there। जबकि एचडीएफसी बैंक को जिसने अच्छा बैंक बनाया था आदित्यपुरी जी, वो अभी बैंक के साथ नहीं है। सो दैट इज अनदर कंडीशन फॉर विच आई वुड लाइक टू गो विद आईसीआईसीआई बैंक ओवर द एचडीएफसी बैंक। आई नो कि जो एनपीए रेशियोज है वो सारे सेम ही है दोनों के ऑलमोस्ट। अगर आप डिपॉजिट रेशियोज भी देखते हो वो भी सही है। दोनों बैंक के पेनिट्रेशन अगर आप देखते हो, उसके मार्केटिंग वगैरह देखते हो तो वो भी ऑलमोस्ट सही है। बट इन 3 चीज़ों के वजह से, इन 3 पॉइंट्स की वजह से आई वुड प्रॉब्ली गो विद आईसीआईसीआई बैंक ओवर द एचडीएफसी बैंक। So this was ICICI versus HDFC video. If you like it, give it a thumbs up. मैं आपसे मिलता हूँ इकोनॉमिक टॉक्स के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।